नमस्कार। आज हम गुप्त काल के समाज और अर्थव्यवस्था की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जिसे अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कह दिया जाता है। हमारे पास इस विषय पर मतलब गुप्तकालीन समाज और अर्थव्यवस्था पर कुछ महत्वपूर्ण स्रोत मौजूद हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई लगभग 320 से 550 ईस्वी के बीच ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था असल में थी कैसी। क्या ये वाकई हर लिहाज से सुनहरा दौर था या कहानी कुछ और भी है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत समाज से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस काल में वर्ण व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और ये थोड़ी विरोधाभासी भी लगती है, कि इसी दौर में हूण और गुर्जर जैसी कई भारी जनजातियों को हिंदू समाज में जगह मिली। हाँ, अक्सर क्षत्रिय वर्ग में उन्हें शामिल किया गया। इससे हुआ ये कि उपजातियां मतलब जातियों की संख्या काफी बढ़ गई। हाँ, बिल्कुल। और ये विरोधाभास ही, जैसा आपने कहा, इस दौर को समझने की कुंजी है। एक तरफ तो देखिए कठोरता बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ हद तक थोड़ी सामाजिक गतिशीलता भी थी। अच्छा, किस तरह की गतिशीलता? मिसाल के तौर पर कारीगरों के जो संघ थे, जिन्हें श्रेणियां कहते थे, वो कभी-कभी इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि आप कह सकते हैं खुद ही एक जाति का रूप ले लेते थे। ओह, तो मतलब अगर वर्ण व्यवस्था कठोर हो रही थी, तो फिर ये सामाजिक गतिशीलता कैसे मुमकिन थी? क्या ये बस कुछ खास मामलों तक ही सीमित थी? देखिए, ये गतिशीलता मुख्य रूप से व्यवसायों से जुड़ी थी। लोग अपना पेशा बदल सकते थे, हालांकि ये आसान नहीं रहा होगा। और जैसा मैंने कहा, जब श्रेणियां जातियों में बदलती थीं, तो पूरे के पूरे समूह की सामाजिक हैसियत बदल जाती थी। तो हाँ, ये पूरी तरह से अपवाद नहीं थे, बल्कि व्यवस्था के अंदर ही मौजूद कुछ लचीलेपन का नतीजा थे। लेकिन ये भी सच है कि वर्ण का जो मूल ढांचा था, वो मजबूत बना रहा। समझ गया। अच्छा, लेकिन महिलाओं की स्थिति के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए हालात उतने अच्छे नहीं थे। बिल्कुल। साक्ष्य तो यही बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। कम उम्र में शादी वो ज्यादा आम हो गई और सती प्रथा का चलन भी बढ़ा। सती प्रथा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण है इस काल से? हाँ, भानुगुप्त का जो एरन शिलालेख है, उसमें सती का पहला स्पष्ट अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ये दिखाता है कि इसे धीरे धीरे सामाजिक मान्यता मिलने लगी थी और आमतौर पर महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि कुछ अपवाद जरूर मिलते हैं, जैसे रानी प्रभावती गुप्त, उनके पास तो जमीन का स्वामित्व भी था। और शूद्रों की स्थिति, क्या उसमें भी कोई बदलाव आया इस दौरान? हाँ, शूद्रों की भूमिका में भी एक दिलचस्प बदलाव दिखता है। पारंपरिक रूप से जिन्हें सिर्फ सेवा करने वाला माना जाता था, मतलब उच्च वर्णों की सेवा, वो अब खेती और दस्तकारी जैसे कामों में भी शामिल होने लगे। अच्छा, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में शायद कुछ सुधार हुआ होगा? हो सकता है शायद कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन यही वो दौर भी है जब अस्पृश्यता की जो अवधारणा है, वो ज्यादा मजबूत हुई। चांडाल जैसे समूहों को समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। उन्हें बस्तियों से बाहर रहना पड़ता था। तो ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव जो था वो एक आयामी नहीं था। कहीं कुछ सुधार दिखता है तो कहीं नई तरह की कठोरता भी नजर आती है। हाँ, ये तो समाज की एक काफी जटिल तस्वीर उभरती है। और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखना लाजमी था। आपने कहा कृषि तो उस दौर की रीढ़ थी ही। इसमें नया क्या था? नया था जमीन अनुदान का बढ़ता चलन, खासकर ब्रह्मदेय अनुदान। ये वो अनुदान थे जो गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को देना शुरू किया। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ा? इसका एक नतीजा तो ये हुआ कि खेती का विस्तार हुआ, नई जमीनें खेती के लायक बनाई गईं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो क्या? इन अनुदानों से एक नया जमींदार वर्ग जैसा पैदा हुआ जो सीधे राजा के प्रति जवाबदेह नहीं था, और अक्सर ये लोग स्थानीय किसानों से ज्यादा लगान वसूलते थे और उनसे बेगार भी करवाते थे। मतलब बिना पैसे की मजदूरी, जिसे स्रोतों में विष्टि कहा गया है। ओह, तो मतलब खेती फैली जरूर, पर आम किसान पर बोझ बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल। विस्तार के साथ साथ शोषण भी बढ़ा। अच्छा, और व्यापार का क्या हाल था? आपने पाटलिपुत्र और उज्जैन जैसे शहरों का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, शुरुआती गुप्त काल में अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का व्यापार खूब फला फूला। पाटलिपुत्र, उज्जैन, भड़ोच जैसे शहर बड़े केंद्र थे। लेकिन बाद के गुप्तकाल में खासकर रोमन साम्राज्य के साथ होने वाला जो लंबी दूरी का व्यापार था,
वो कम हो गया। अच्छा, इसकी कोई खास वजह पता है? जी, मुख्य वजह ये मानी जाती है कि रोमन लोगों ने चीनियों से रेशम बनाने की तकनीक सीख ली थी। इससे हुआ ये कि भारतीय रेशम पर उनकी निर्भरता कम हो गई और भारत के सबसे मुनाफे वाले निर्यात में से एक पर सीधा असर पड़ा। ये तो बड़ा बदलाव रहा होगा। और अर्थव्यवस्था में श्रेणियों यानी गिल्ड्स की भूमिका, उनका क्या महत्व था? बहुत ज्यादा। ये श्रेणियां सिर्फ कारीगरों और व्यापारियों के संगठन भर नहीं थे। ये उत्पादन की गुणवत्ता तय करते थे, कीमतें नियंत्रित करते थे, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे और यहाँ तक कि बैंकों की तरह भी काम करते थे। बैंकों की तरह? मतलब? हाँ, मतलब पैसा जमा करना, उधार देना, इस तरह के काम भी करते थे। इन्हें काफी स्वायत्ता हासिल थी और राज्य भी आमतौर पर इनके नियमों का सम्मान करता था। तो ये उस समय की अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम स्तंभ थे। तो कुल मिलाकर देखें तो गुप्त काल की तस्वीर काफी मिली-जुली सी है। वो जो स्वर्ण युग वाली बात है, उसकी चमक के पीछे कई परतें थीं। जहां एक तरफ वर्ण व्यवस्था सख्त हो रही थी, महिलाओं की स्थिति गिर रही थी, वहीं कुछ सामाजिक गतिशीलता भी थी और आर्थिक समृद्धि भी, खासकर शुरुआती दौर में। और बाद में फिर व्यापार में गिरावट जैसी चुनौतियां भी आईं। बिल्कुल, इस दौर को सिर्फ स्वर्ण युग कह देना, मुझे लगता है इसकी जटिलताओं को नज़रअंदाज करना होगा। यहाँ विरोधाभास साथ साथ चलते हैं, समृद्धि भी है, शोषण भी है, कठोरता है, तो कुछ हद तक लचीलापन भी है। और इसी जटिलता को समझना ही शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है। सही कहा। इस दौर की सामाजिक और आर्थिक हकीकतों को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि भारत में समाज और अर्थव्यवस्था समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं और कैसे इतिहास अक्सर उन सरल लेबलों से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है जो हम उसे दे देते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कम हुआ, तो इसका गुप्त साम्राज्य के अंदर अलग-अलग इलाकों या खास तरह के कारीगरों पर क्या असर पड़ा होगा? क्या कुछ क्षेत्र या व्यवसाय दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभावित हुए होंगे? ये हमें उस दौर की अंदरूनी आर्थिक उथल-पुथल के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है।